नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यसभा में संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज दूसरे दिन जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देंगे। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक उत्तरी राज्यों में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। फ्रांस के मेयोट द्वीप में चक्रवात चिडो के कहर से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर 46,300 करोड़ रुपए की लागत वाली ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जलापूर्ति से जुड़ी 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाएं और भीलड़ी, जोधपुर, डेगाना, रतनगढ़ सेक्शन का रेलवे विद्युतीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चंबल नदी पर एक्वाडक्ट के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और रिसरदा बांध तक पानी पहुंचाने की प्रणाली और रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पुगल में 2,000 मेगावाट के एक सोलर पार्क और 1,000 मेगावाट के 2 चरणों के सोलर पार्कों के विकास की आधारशिला रखेंगे। आज लूणी, समदड़ी, भीलड़ी, अजमेर, चंदेरिया और जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की आधारशिला भी रखी जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्यसभा में आज संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में चर्चा का जवाब देंगे। कल संविधान पर 2 दिनों की विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विशेष रूप से संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों का उल्लेख किया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय केवल एक परिवार की मदद और सत्ताधारियों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करती रही है। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान को खोखला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो दल है जिसने सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। दोनों विधेयकों को सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। एक बार जब ये कानून बन जाएगा तो इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर तक चलने वाला ये महोत्सव वन संपदा से जुड़े उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि इस साल वन मेला लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित होगा। इसका कारण मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रबंधन में महिलाओं की 50% भागीदारी होना है। वन मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेले में ओपीडी का संचालन होगा, जिसमें प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रात राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में श्री दिसानायक और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें श्रीलंका में हाल ही में हुए चुनावों में जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर विजन का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक करीबी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए उनकी सरकार के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच ऐतिहासिक संबंध द्विपक्षीय सहयोग का मूलभूत और महत्वपूर्ण आधार है। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शांति तथा समृद्धि को गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास के लिए आज शाम हैदराबाद पहुंचेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार दक्षिण प्रवास के लिए हैदराबाद आ रही हैं। राष्ट्रपति नीलयम की इमारत का निर्माण 1860 में सिकंदराबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट के कंट्री हाउस के रूप में किया गया था और 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के बाद यह राष्ट्रपति का निवास स्थान बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को सिकंदराबाद में रक्षा प्रबंधन कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगी। इस दौरान नीलयम में की गई कई पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित लोगों, कलाकारों और विभिन्न समुदायों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों से कहा है कि वे मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले 1 वर्ष में नक्सलवाद पर नकेल कसी है और ये एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और कहा कि केवल एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध राष्ट्र का विकास कर सकता है। श्री मांडविया ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार के प्रति जागरूकता के साथ स्वस्थ और हरित भारत का निर्माण करना है। फिट इंडिया साइकिलिंग टूडेज फिट इंडिया आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया। प्रदूषण के स्तर पर अत्यंत वृद्धि को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का 4th चरण लागू कर दिया है। वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में अगले आदेश तक हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत स्कूलों को 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके में जो भी संभव हो उस तरह से कराने को कहा गया है। कराईकल के 18 मछुआरे श्रीलंका की हिरासत से रिहा होने के बाद कल अपने परिवार के पास पहुंच गए। मछुआरों को इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका की नौसेना ने हिरासत में लिया था। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के कूटनीतिक प्रयासों के बाद उन मछुआरों को पिछले सप्ताह रिहा किया गया था। कल शाम वे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। कराईकल मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया। मछुआरों को इस महीने की 2 तारीख को कथित रूप से समुद्री सीमा पार करने के बाद श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ लिया था। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए समय सीमा में छूट दिए जाने की नीति 1 वर्ष और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के साथ बैठक करेगी, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के लिए समय सीमा में छूट देने, क्रेडिट दोबारा परीक्षा कराने, स्वायत्तता, फिर से दाखिला और फीस वापसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
फ्रांस के मेयोर द्वीप पर हिंद महासागर में आए तूफान चिरो से बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बीच सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी तक वहां 20 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। प्रशासन ने इस सिलसिले में चेतावनी जारी की है। माना ये जा रहा है कि इस द्वीप पर 90 वर्षों में ये सबसे भयानक तूफान है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक तट के पास स्थित इस द्वीप पर तूफान आने के बाद से बिजली गुल है और राहत सहायता की मांग की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वे तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए राष्ट्रीय शोक घोषित करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान समेत उत्तरी राज्यों में आज मध्यम से भीषण शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय सिक्किम, असम और मेघालय समेत देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह और रात के समय धुंध और हल्के से मध्यम कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने ताजा समाचार मिलने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 445 रन पर आउट हो गई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 और सिराज ने 2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को 1-1 विकेट मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन का समाचार आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सम पर जिंदगी थम गई थाप। दैनिक भास्कर लिखता है, तबले ने अपना उस्ताद खोया, थम गई थिरकन। हिंदुस्तान की खबर है, तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक की मुलाकात की खबर सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, दिसानायक ने कहा, श्रीलंका में नहीं होने देंगे भारत विरोधी गतिविधियां। हरिभूमि की खबर है, मछुआरों के मुद्दे का समाधान हिंसा से इतर मानवीय दृष्टिकोण से समाधान ढूंढने पर सहमत भारत श्रीलंका। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर घोला जहर, AQI 400 के पार, ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू। राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, अब पूरे देश की प्रदूषण समस्या पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा प्रदूषित शहरों का ब्यौरा। दैनिक भास्कर ने बर्फ से ढके केदारनाथ धाम की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 8 दिन में 1 फीट बर्फ गिरी, चारों ओर सफेदी, तीव्र बर्फबारी का दौर 22 दिसंबर के बाद। हिंदुस्तान लिखता है, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यसभा में संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज दूसरे दिन जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देंगे। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक उत्तरी राज्यों में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। फ्रांस के मेयोर द्वीप में चक्रवात चिरो के कहर से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।